हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर थर्ड, ग्रेविटेशन। आइए तो शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। वी हैव लर्न अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। फोर्स ऑफ मोशन। हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में अध्ययन किया है। We have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion an object. हमने सीखा है कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। We always observe that an object dropped from a height falls towards the earth. ओ हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है। वी नो डेट ऑल प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। तो वह पृथ्वी की ओर। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्र द मून गोस अराउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा परि वो पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पर तथा पर वो, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। In all these cases, there must be some force acting on the objects. इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर ग्रहों पर तथा चंद्रमा लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all this. This force is called gravitation force. आइजैक न्यूटन इस तथ्य को समझ गए थे। इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। In this chapter, we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation. We shall discuss the motion of object under the influence of gravitation force on the earth. We shall study how the weight of a body varies from the place to place. We shall also discuss the condition for objects to float in liquids. इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के पलवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। 9.1 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। वी नो डेट द मून गोस अराउंड द अर्थ। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रो अपवर्ड्स, किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, विच इज अ सर्टेन हाइट देन फॉल डाउनवर्ड, तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. He thought that if the earth attract an apple, can it not attract the moon? Is the force the same in both cases? He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that at each point of its orbit, the moon
falls towards the earth. Instead of going off in a straight line, so it must be attracted by the earth. But we do not really see the moon falling towards the earth. एक जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा कि यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता रहता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है। लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते नहीं देखते। Before that is released, the stone moves in circular path with a certain speed and changes direction at every point. धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। The change in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes the acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. This force is called the centripetal, meaning center-seeking force. In the absence of this force, the stone flies off along a straight line. This straight line will be a tangent to the circular path. The वो दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है, जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। यह सरल रेखा तृतीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। The motion of the moon around the earth is due to a centripetal force. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी को आकर्षण बल के चरण कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। It is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards an apple. Why? यह देखा गया है यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं देख पाते? According to the third law of motion, the apple does attract the earth, but according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the
mass of an object. Equation 8.4. The mass of an apple is negligibly small compared to that of the earth, so we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move toward the moon. गति के तीसरे नियम के अनुसार सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है, लेकिन गति दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान को व्यक्तुमान प्रति होता है। समीकरण 8.4। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देख सकते। इसी तरह का विस्तार ये जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। In our solar system, all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can see that there exists a force between the sun and the planets. From the above facts, Newton concluded that not only does the Earth attract an apple and the moon, but all objects in universe attract each other. This force of attraction between objects is called the ग्रेविटेशन फोर्स। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की बातें तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करते, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। Every object in the universe attracts every other object with the force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the center of two objects. विश्व का प्रत्येक पिंड विश्व का प्रत्येक चीज प्रत्येक अन्य चीज को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों चीजों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्तुमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। Let two objects A and B of masses m O. Let two objects A and B of masses and m lie at a distance of d from each other as shown in figure 9.2. Let the force of attraction between two objects be F. According to the universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. That is F infinity m into m, and the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. that is मान लीजिए m तथा m द्रव्यमान के दो चीज A तथा B एक दूसरे से d
डी दूरी पर स्थित हैं। वो डी दूरी पर स्थित हैं डी दूरी पर स्थित हैं। मान लीजिए दोनों चीजों के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती अर्थात F m into m and the force between two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. That is तथा 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 दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है अर्थात F/1/d². Combine equation 10.1 and 10.2, we get to 9.1 तथा 9.2 से हमें प्राप्त होगा F/mm/d² और F = G m/m/d², where G is the constant of proportionality and proportion proportionally and is called universal gravitation constant. By multiplying crosswise equation 9.4 gives समीकरण 9.4 में बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें G की ऐसा मात्रक प्राप्त होगा जो nm² kg-2² है। The SI unit of G can be obtained by substituting the unit of force, distance, and mass in equation nms². The value of G was found out by Henry Cavendish 1731 1731 to 1810 by using a sensitive balance. The accepted value of G is 6.673 into 10 minus 11 nm square kg-2². We know that there exists a force of the value of this force between you and your friend sitting close by. Conclude how you do not experience this force. हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके जी का मान ज्ञात किया। जी का वर्तमान मान 6.673 इंटू 10 की पावर -11 nm² kg-2 है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है। आप अपने तथा समीप बैठे मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कीजिए। निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते। Example 9.8. The mass of the earth. The mass of the earth is 6.10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 into 10⁵ km, calculate the force exerted by the earth on the moon.
टेक जी इक्वल टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 nm² kg -2 स्क्वायर। अब उदाहरण 9.1 देखते हुए हम पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 की पावर 24 kg है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 इंटू 10 की पावर 23 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए जिसमें G इक्वल टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 nm² kg² है। अब सॉल्यूशन पे द मास ऑफ द अर्थ द मास ऑफ क्या समझ रहा है मैं तो मैं था तो द मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। द मास ऑफ द मून पृथ्वी का द्रव्यमान m मान के जिसके m का जो फुल नेम हुआ वो हुआ मास जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं m। इसी तरह फोर्स को F, G को ग्रेविटी। अब जैसे हम G को लेते हैं तो G में दो आते हैं, एक कैपिटल G और एक स्मॉल जी। स्मॉल जी जो है वो यूनिवर्स नहीं, हाँ कैपिटल जी एक रहेगा मतलब आपका वो एक ही उस पर स्थित रहेगा, पर जो स्मॉल जी है वो बदलता रहेगा, डेफिनेट नहीं है। तो इक्वेशन पे आते हुए हम ध्यान देते हैं कि m इक्वल टू 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg है जिसमें पृथ्वी का द्रव्यमान m इक्वल टू 6 के इंटू 10 24 kg। चंद्रमा का द्रव्यमान है m इक्वल टू 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी है d इक्वल टू 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। अब इनको सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू ले लेंगे 3.84 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1000 m मतलब मास इक्वल टू 3.84 इंटू 10 की पावर 8 m। G इक्वल टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 nm² kg -2। समीकरण 9.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा लगाया गया बल F इक्वल टू m इंटू m अपॉन d² हो गया। Thus, the force exerted by Earth on the moon is 2.02 into 10 की पावर 20 n। अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल 2.02 इंटू 10 की पावर 20 n है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी। दी यूनिवर्सल the force that binds us to the earth. Second, the motion of the moon around the earth. Third, the motion of planets around the sun. Fourth, the tides due to the moon on the sun. पहला, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। फ्री फॉल मुक्त पतन। Let us try to understand the meaning of free fall by performing this activity. मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप 9.2। टेक अ स्टोन, एक पत्थर लीजिए, इसे ऊपर थ्रो इट अपवर्ड्स, इसे ऊपर की तरफ फेंकिए। इट रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लगता है।
We have learned that the Earth attracts objects towards it. This is due to the gravitational force. Whenever object falls toward the Earth and under this force alone, we toward the Earth under this force alone. We say that the objects are in free fall. Is there any change in the velocity of falling objects while falling? There is no change in the direction of motion of the objects. But due to Earth's attraction, there will be a change in the magnitude of the velocity. Any change in velocity involves acceleration. Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth's the gravitation force of the earth or acceleration due to gravity. It is denoted by g. The unit of g is the same as that of acceleration, that is m s minus 2। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी की आकर्षण के कारण वेग में परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से निर्देशित करते हैं। जी के मात्रक वही हैं जो तात्वरण के अर्थात ms-2 के हैं। We know from the second law of motion that the force is the product of mass and acceleration. Let us the mass of the stone in activity 9.2 be m. We already know that there is acceleration involved in falling object due to the gravitation force and is denoted by g. Therefore, the magnitude of gravitational force F will be equal to the product of mass and the acceleration due to gravitational force, that is F equal to mg. From the equation 9.4 and 9.6 we have गति के दूसरे नियम से हम ज्ञात है कि बल का द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल। मान लीजिए क्रियाकल्प 9.2 में पत्थर का द्रव्यमान m है। हम पहले से ही जानते हैं मुक्त रूप से गिरती वस्तु g से निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिणाम F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात F इक्वल टू mg। समीकरण 9.4 9.6 से हमें प्राप्त होता है mg इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर और g इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, where m is the mass of the earth and d is the distance between the object and the earth. Let an object be on or near the surface of the earth. The distance d in equation 9.7 will be equal to r, the radius of earth. Thus for objects on or near the surface of the earth, जहाँ पर m पृथ्वी का द्रव्यमान है तथा d वस्तु का पृथ्वी के बीच की दूरी है। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसके सतह के पास है। समीकरण 9.7 में दूरी d पृथ्वी का त्रिज्या r के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए the earth is not
The Earth is not a perfect sphere as the radius of the Earth increases from the poles the equator. The value of G becomes the greater the poles than the equator. From for most calculation, we can also take G to be more or less constant on or near the Earth, but for object far from the Earth, the acceleration due to gravitation force of the earth is given by इक्वेशन 7 क्वेश्चन 9.7। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके पास जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूरी वस्तु के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 9.7 से ज्ञात किया जा सकता है।